अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल जुनूनियत का पार्ट 23। तो चलते हैं नावल की तरफ। तो क्या सोचा तुमने, हमारे दिया हुआ वक्त तो ख़त्म हो चुका है, हमें जवाब चाहिए। वो इसके सामने बैठकर पूछने लगे थे, जबकि वो भी सीधा होकर बैठ गया। मैंने बहुत सोचा था दादा जान, और फिर मैंने यही फैसला किया है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। मुझे आपकी नवासी रिदम से निकाह पर कोई एतराज़ नहीं है। वो हमारे ख़ानदान की बेटी है, आपके लिए अजीज़ है, तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। आपकी खुशी में खुश हूँ मैं, निकाह के लिए राज़ी हूँ। आप जब चाहें मेरा इसके साथ निकाह कर दें, और अमाया को भी कोई मसला नहीं होगा। उससे भी इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए, और मुझे इज़्ज़त के साथ साथ उसकी आपकी खुशी भी। आप जो कहेंगे वही होगा, उसने मुस्कुराते हुए उनसे कहा था। दादा जान तो जैसे हैरानगी से उसे देखने लगे, फिर अगले ही लम्हे बाहें फैलाकर उसे सीने से लगा लिया। जबकि सीढ़ियों पर खड़ी अमाया को लगा जैसे इससे इसकी सांसें तक छीन ली गई हों। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी प्यारी लड़की यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई है? वो इसके सामने वाली सीट पर बैठते हुए पूछने लगा। जबकि सागर को इस तरह खुद से बेतकल्लफ होते देख के पहले तो ज़रा सा घबराई, पर मुस्कुराकर बैठने की ऑफ़र की थी। हालांकि वो पहले ही बैठा था। जी दरअसल आज ये गज़ल नहीं आई, तो इसलिए अकेले बैठी हूँ। मेरी और किसी से दोस्ती नहीं है। क्लास में उसने बहुत नरमी से जवाब दिया था। ये तो फिर अच्छा हो गया कि आज गज़ल नहीं आई, इसीलिए थोड़ी देर हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करेंगे, और वो हो सकता है हमारी दोस्ती भी हो जाए। वो बहुत खुश इखलाक़ी से बात कर रहा था। जी बात तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन शायद दोस्ती ना हो पाए, क्योंकि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। हमारे ख़ानदान में ये अच्छा नहीं समझा जाता। उसने लगी लिपटी रखे बिना कहा था। आप साफ अंदाज में बात करती हैं, और यकीन करें कि ये आदत मुझे बहुत पसंद है। सागर इसके पास बैठा मज़ीद आगे पीछे की बातें करने लगा। जबकि शुरू-शुरू में तो वो इसके साथ काफ़ी पुरतकल्लुफ़ रही, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसे जानने के बाद भी खुलकर इससे बातें करने लगी थी। उसकी पसंद नापसंद इससे बहुत मिलती-जुलती थी। उसकी आँख खुली तो वो इसके आस-पास कहीं भी नहीं था। वो जल्दी से उठकर आगे-पीछे उसे तलाश करने लगी। मेन दरवाज़ा बंद था, यानी वो कहीं जा चुका था। उसे अकेले उज़्मा के पास छोड़कर, लेकिन उसने कहा था कि उज़्मा दिन में यहाँ नहीं होती। आखिर उसे भी तो अपने खाने-पीने का इंतज़ाम करना होता है। लेकिन फिर भी वो उसे अकेले छोड़कर क्यों गया था? अपने पेट की फ़िक्र लगी तो वो किचन की तरफ आई, जहाँ इससे फ्रिज पर एक नोट लिखा हुआ नज़र आया। जल्दी से नोट उठाकर पढ़ने लगी। गुड मॉर्निंग जॉन, मैंने तुम्हारा नाश्ता बनाकर रख दिया है। ओवन में गर्म करके खा लेना, और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में तुम्हें खाना देने के लिए मैं श्याम को भेज दूँगा। वापस नौकरी जॉइन की है तो थोड़ी-सी सख्ती फेस करनी पड़ेगी, इसीलिए तुम्हारे साथ दिन नहीं गुज़ार पाया। शाम को तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊँगा, तैयार रहना। एक इमोजी बना हुआ था। वो नोट वापस से फ्रिज पर लटका कर अपने लिए एक नाश्ता ढूँढने लगी, जिसके लिए उसे वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। सामने रखे नाश्ते को उठाकर उसे गर्म किया, फिर वापस बाहर आकर बैठ गई। टीवी ऑन करते हुए उसने अपनी पसंद का कोई चैनल लगाया, और फिर आराम से बैठकर नाश्ते करने लगी थी। घर में सब लोग क्या कर रही होंगे? क्या इन लोगों ने मुझे ढूँढा होगा, या दादा जान ने सबको बता दिया होगा कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है? वो खुद से बातें करते हुए बोल रही थी। काश मैं घर पर किसी से बात कर सकती। आज सर वापस आएँगे तो उनसे कहूँगी कि मुझे अपने घर पर बात करनी है। क्या वो मुझे बात करने देंगे? वो सोचे जा रही थी, जबकि प्लेट में खाना रखा खाना नाश्ता भी वो मज़े से खा रही थी। उसने पहली बार किसी मर्द के हाथ से इतना मज़ेदार खाना खाया था। दादा जान बेहद खुश थे, जबकि अमाया कितनी ही देर उसे उन्हें देखती रही, और फिर भी अपने कमरे की तरफ एक कदम बढ़ा दिए। अंदर तक अंधेरा छा चुका था। खौफ से दिल काँप रहा था। क्या सच में सब कुछ बदलने वाला था? रात को जो ज़रियाम शाह इसके पास था, इस वक्त बाहर दादा जान के साथ खड़ा इंसान इससे बहुत अलग था। वो इतना जल्दी बदल जाएगा, उसे ये रंग दिखाएगा, उसने कब सोचा था? कल रात तो कोई और ही था जो उससे मोहब्बत दे रहा था, उसे मान दे रहा था, जो उसकी ज़िंदगी बन गया था, जिसके सामने अमाया ने अपना दिल खोल कर रख दिया था। अमाया जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे दादा जान के साथ बहुत ज़रूरी काम के लिए सिलसिले में जाना है। वो कमरे में दाखिल होते हुए इससे कहने लगा, लेकिन इसके वजूद पर अपने पसंदीदा कलर को देखकर इसके कदम वहीं रुक गए। वो जो वॉशरूम की तरफ जाने का इरादा रखता था, पलटकर इसके पास आ गया। क्या बात है लड़की, आज तो बहुत हसीन लग रही हो। वो इसकी आंखों को देखे बिना इसका बाजू पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींचकर उसके कमर में अपना बाजू हायल कर चुका था। छोड़ें ज़रिया, मुझे नीचे जाना है, काम है मुझे। वो अपना आप छुड़वाते हुए कहने लगी। उसका अंदाज उसे खटकने पर मजबूर कर गया। और अगर मैं तुम्हें ना छोड़ना चाहूँ तो क्या कर लोगी? वो अचानक ही इसके बालों में अपना हाथ फंसा था। इसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब कर गया था, और इसकी आंखों का पानी भी इसकी निगाहों से छुपा ना रह सका। मैंने कहा
छोड़े मुझे जाना है। वो इस बार बदलियाजी से गोया हुई तो उसके हाथों की गिरफ्त अमाया के बालों में मज़ीद सख्त हो गई। मैं ये कौन सा लब लहजे में बात कर रही हो तुम? कहाँ से सीखा है ये अंदाज़? तुम मेरा हाथ झटक रही हो। उसे सच में गुस्सा आ गया था, जबकि इसके अंदाज़ पर वह हैरानगी से उसे देखने लगी थी। देखो लड़की, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने जज़्बात की तौहीन नहीं। आज तुमने ये हरकत की है, अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की ना, जान निकाल दूँगा तुम्हारी। वो सख्ती से इसके चेहरे को अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए बोला था। आँखें शिद्दत से सुर्ख हो रही थी, अजीब जुनूनियत तारी थी और फिर उसने यही जुनूनियत इसके सीने में उतार दी थी। इसके लबों को अपने लबों की कैद में लेकर वो कितनी ही देर खुद को सैराब करता रहा। उसका अंदाज़ शिद्दत से भरपूर था। शायद वो खुद को झटकने की सज़ा दे रहा था। वो ज़रा-सा उससे ज़ाद करके पीछे हटा, लेकिन इसकी कमर में अब तक इसका बाजू सख्ती से आयल था। उसके माथे पर अपना माथा टिकाते हुए कितनी देर आँखें बंद करके खड़ा रहा। "अमाया, मुझे सच में ये बात पसंद नहीं है। मैं अपने जज़्बात लुटाने सिर्फ़ तुम्हारे पास ही आता हूँ और मेरे जज़्बात का एहतराम करना तुम पर फ़र्ज़ है।" वो आहिस्ता से इसके माथे पर बोसा देता नरमी से उसे खुद से अलग कर चुका था। अमाया के सारे वजूद में कपकपाहट तारी हो चुकी थी। "जाओ जल्दी से मेरे कपड़े तैयार करो। मुझे दादा जान के साथ बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना है।" वो नरमी से इसका दाल थपथपाता पीछे हटा था, जबकि वो अपना सुर्ख़ चेहरा लिए जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। ग़ज़ल के यूनी गेट से बाहर निकलते ही वो इसके पास ही आकर बैठ गया था। ये इसका रोज़ का मामूल बन चुका था। वो ग़ज़ल के सामने भी इससे ज़्यादा फ्री नहीं होता था, लेकिन इसके जाते ही वो इसके पास आ जाता था। इससे मिले बिना अब इसका गुज़ारा नहीं होता था। "कुछ दिनों में मेरे एग्ज़ाम हो जाएँगे, बस फिर यूनी छोड़ दूँगा। तुम मुझे मिस करोगी?" वो उसे देखकर पूछने लगा। "आप यूनी छोड़कर जा रही हैं, मुझे तो नहीं छोड़ रही?" वो लबों पर मुस्कुराहट लिए आगे पीछे देखकर बोली थी। "मैं तुम्हें कभी छोड़ भी नहीं सकता, बस तुम्हारी इजाज़त का तलबगार हूँ। अगर तुम कहो तो रिश्ता भेज दूँ? इनकार तो नहीं करोगी?" वो आज बराह रास्त बात कर रहा था। "मेरे पास इनकार की कोई वजह ही नहीं। वो यकीनन मेरे वालिदैन के पास भी इनकार की कोई वजह नहीं होगी। आप रिश्ता भेज दें।" वो मुस्कुराकर अपने चेहरे पर नकाब दुरुस्त करती गेट से बाहर निकल गई थी, लेकिन जाते-जाते सागर काज़मी को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे गई थी। बाबा जान तो वैसे भी आजकल इसकी शादी के पीछे पड़ लगे हुए थे और वो भी मज़ीद इनकार नहीं करना चाहता था। वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार था और उसे एक लड़की भी पसंद थी, जिसका ज़िक्र वो अपने भाई के सामने कर चुका था। उसके भाई ने भी यही कहा था कि इसे उसकी पसंद की ही लड़की मिलेगी। बाबा जान तो सिर्फ़ उसकी शादी करना चाहते थे। वो कहते थे कि वो किसी लड़की का नाम तो ले, वो इसके रिश्ते के लिए ज़रूर जाएँगे। और अब वो बाबा जान को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहता। उसे वो जो लड़की पसंद थी, इसका नाम आज वो घर जाकर लेने वाला था। उसको बताने वाला था कि इसकी पसंद अफ़शीन माजिद शाह है। दादा जान आज काफ़ी दिनों के बाद कुछ बेहतर हुए थे और डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की भी इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद उसे भी कुछ सुकून हुआ था। वो इनके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा रहा था, जब उसे दादा जान की दवाइयों के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाना पड़ गया। दादा जान की दवाइयाँ लेकर फ़ौरन ही वापस लौट रहा था, जब उसे अस्पताल के अहाते में एक जानी-पहचानी गाड़ी नज़र आई और कुछ शाह ख़ानदान वालों को देखकर वो अंदर जाने के बजाय इस गाड़ी की तरफ आया, जिसमें से शाह ख़ानदान के लोग बड़ी शान और शौकत से बाहर निकल रहे थे। "तो खादाश काज़मी, कैसे हो तुम? मेरे सुनने में आया है कि तुम्हारे दादा जान को हार्ट अटैक हुआ है, तो सोचा कि हमें भी इनकी तीमारदारी के लिए जाना चाहिए। दोस्तों का तो फ़र्ज़ बनता है ना, अपने दोस्तों की खैरियत पूछने का, लेकिन मैंने सोचा कि हम दुश्मनी में मिसाल कायम करते हैं। चल के दुश्मनों के दर पर उनका हाल जानते हैं।" ज़रियाम शाह मुस्कुराते हुए इसके सामने आ रुका था, जबकि खादाश गुस्से से उसे देख रहा था। "ज़रियाम, इसके मुँह क्यों लग रहे हो? हम जिनसे मिलने आए हैं, इनसे मुलाकात करते हैं।" दादा जान की आवाज़ पर वो पीछे मुड़कर देखता हुआ हाँ में इशारे लाते हुए अस्पताल के अंदर की तरफ कदम बढ़ा गया, जबकि खादाश भी इनके पीछे-पीछे ही आ रहा था। वो दादा जान और इस इंसान की मुलाकात को रोक नहीं सकता था, क्योंकि यकीनन इस चीज़ को इनके डर का नाम दे देते हैं। उसे बस एक चीज़ का सोचकर परेशानी हो रही थी कि कहीं इन लोगों को हरम के घर में गैर मौजूदगी का इल्म तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग इस चीज़ को बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल करने वाले थे। ये बात खादाश बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो लोग कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो खादाश भी इनके साथ ही अंदर आ गया। "दादा जान, ये लोग आपसे मुलाकात के लिए यहाँ आए हैं।" उसने इन लोगों को देखते हुए अपने दादा के चेहरे को देखा था, जहाँ गुस्सा साफ ज़ाहिर था। "कैसी हो तुम कुर्बान काज़मी? मेरे सुनने में आया है कि तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक की वजह तुम्हारी पोती है।
वैसे मेरे सुनने में तो ये भी आया है कि तुम्हारी पोती घर से भाग गई थी। क्या ये सच है या लोग सिर्फ बातें फैला रहे हैं? अपने दादा के अंदाज पर ज़रियाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बड़े अफसोस की बात है, आजकल की लड़कियों में शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। बस आशिकी मशूक़ी की और सामान उठाकर भाग गए। उनका लहज़ा चुभता हुआ था। तुम आज के ज़माने की बात छोड़ो माजिद हुसैन, तुम अपने ज़माने की बात करो। मैंने सुना है तुम्हारी बेटी भी किसी सागर काज़मी के साथ भाग गई थी। उन्होंने भी कमान से तीर छोड़ा था, जिस पर माजिद हुसैन शाह के चेहरे के रंग फीके पड़ गए। ज़ुबान संभाल कर बात करो बाकिर काज़मी, मैं तुम्हें बस ये याद दिलाने आया था कि हमारे इलाके में घर से भागने वाली लड़कियों की एक सज़ा मुकर्रर है। हमारे इलाके में घर से भागने वाली लड़कियों को पत्थर मार मार कर कारी कर दिया जाता है। और ये सज़ा सिर्फ इस इलाके के गरीब लोगों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए भी है। यहाँ तक कि इस सज़ा को बनाने वाला काज़मी ख़ानदान भी अगर इस तरह की कोई गलती करता है तो उसे भी इस असूल को मानना पड़ेगा। क्यों कुर्बान काज़मी, मैं सही कह रहा हूँ ना? आप कहीं अपने असूलों से पीछे तो नहीं हट जाएंगे? चेहरे पर इत्मीनान लिए माजिद शाह ने कुर्बान काज़मी की दुखती रग पे हाथ रखा था। खदाश का दिल चाहा कि वो सामने खड़े अपने दादा की उम्र के इस इंसान को जान से मार डाले जो इसकी लाडली बहन के लिए सज़ा तजवीज़ कर रहा था। मेरी बहन घर से नहीं भागी माजिद शाह, मेरी बहन अगवा हुई है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? वो चिल्ला उठा था। मानना पड़ेगा आपको खदाश काज़मी साहब, आपके घर की सिक्योरिटी तो बहुत ही ख़राब है। आपके घर से आधी रात को अपनी बहन भाग गई, मेरा मतलब है अगवा हो गई और आप लोगों को पता तक ना चला। कैसे मर्द हैं आप? मर्द हैं भी या नहीं? क्योंकि इस वाक़े के बाद हम इस बात पर यकीन ना कर सके। लगता है आपका ज़ोर सिर्फ घोड़े की रस्सियों पर चलता है। ज़रियाम शाह दिल पर जाट लिए इसके सामने खड़ा था। मेरे मुंह मत लगो ज़रियाम शाह। खदाश काज़मी हंसती हिला देता है। वो पथराए हुए शेर की तरह दहाड़। हाँ, काश ये ज़ोर तुम अपनी बहन को तरबियत सिखाने पर लगाते, कम अज़ कम घर से तो न भागती। वो इसके अंदाज पर घबराए बिना दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए बोला, खैर हम तुम्हें यही बताने आए थे, अस्पताल से फ़ारिग होकर हम पंचायत बिठाएंगे और वहाँ तुम्हारी पोती का ही फैसला होगा, जो इस गांव के असूलों के मुताबिक होता आया है। बस इतना कहकर माजिद हुसैन शाह अपनी सीट से उठकर खड़े हुए थे, जबकि इनके जाते ही खदाश भी कमरे से बाहर निकला था। दादाजान आप चले गाड़ी में बैठे, मुझे खदाश काज़मी से कोई ज़रूरी बात करनी है। वो ऐसे अंदाज में बोला जैसे दादाजान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से जा चुके थे, जबकि वो खदाश से बात करने के लिए पलट आया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? यहाँ यही लड़की मिली थी तुम्हें पूरी दुनिया में, हमारी दुश्मन की बेटी? तुम्हें लगता है कि हम इसके साथ तुम्हारी शादी करेंगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। माजिद शाह की बेटी से शादी के बारे में सोचना भी नहीं। वो हमारे दुश्मन की बेटी है। और तुम कैसे भूल गए? माजिद शाह के बेटे ने ही तो तुम्हें हराया है, तुम्हें पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किया है। इस हार को भूल गए तुम? 3 दिन गुजर गए थे। आज 3 दिन गुजर गए थे। 3 दिन पहले इसने अफशीन के बारे में घर में बताया था। पहले तो उन्हें अफशीन की मालूमात लेते हुए 2 दिन गुजर गए और जब उन्हें पता चला कि वो किसी और की नहीं बल्कि इनके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है तो अपने बेटे पर ही भड़क उठे। दुश्मनी हमारी माजिद शाह से है, उसकी बेटी से तो नहीं है। मैं इसकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, अफशीन के बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। वो नफ़रत माजिद शाह से करता था, अफशीन से नहीं। अपने ज़हन से इस लड़की को निकालो। ख़बरदार, जो तुमने दोबारा हमारे सामने इसका नाम भी लिया। वो गुस्से से दहाड़ रहे थे। लेकिन बाबा जान, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। सागर पीछे नहीं हटा। बाबा जान, मैं उसे समझा दूंगा, आप प्लीज़ गुस्सा ना करें। राहत काज़मी ने इनके कंधे पर बाजू रखते हुए उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश की थी, जबकि सागर मज़ीद रुके बिना तेज़ी से घर से निकल गया। वो कहाँ होते हो तुम? जब भी हम तुम्हें ढूंढते हैं तुम तो पता चलता है तुम घर पे ही नहीं हो। शाज़म को कमरे में दाखिल होते देखकर उन्होंने कहा था, मैं तो घर पे ही होता हूँ। जब भी आपके कमरे में आता हूँ तो आप अपनी लाड़ी से बात कर रहे होते हैं, इसीलिए आप लोगों को डिस्टर्ब किए बिना कमरे से निकल जाता हूँ। लेकिन आज तो आपकी मुझसे बात होगी और आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी नवासी और आपकी कहानी क्या है। कहानी बाद में, पहले ये बताएं कि वो मोहतरमा हवेली में कब तशरीफ़ ला रही है। मेरा मतलब है कि आप उसे हमेशा इस हवेली में दूर ही रखेंगे। वो इनसे सारे सवाल कर चुका था, जबकि दादाजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। नहीं, वो यहाँ घर लाने वाली है। बहुत जल्द हम उसे इस घर की बहू बनाकर यहाँ ले आएंगे। हम उसकी शादी ज़रियाम से कर रहे हैं और ज़रियाम ने रिश्ते के लिए हामी भर दी है और हमें यकीन है हमारी नवासी जल्दी ज़रियाम की ज़िंदगी से हमारे को निकाल कर भाई फेंक देगी।
और वो हमारे ख़ानदान की असल बहू होगी। दादाजान अपनी धुन में बोले जा रहे थे, जबकि शाज़म को लगा जैसे इसकी दुनिया हिल गई हो। वो तो इनसे कुछ पूछने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या मतलब सागर, आपके बाबा जान को क्या मसला है हमारी शादी से? आप तो कह रहे थे कि आप जल्दी मेरे घर रिश्ता लेकर आएंगे। वो परेशानी से उसे देखते हुए बोली। मुझे खुद भी कुछ नहीं समझ आ रहा अफशीन। बाबा जान बहुत गुस्से में थे और वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। और क्या सागर, आप खामोश क्यों हो गए, बताएं मुझे। अफशीन, असल में हमारे ख़ानदानों में दुश्मनी है, और ये दुश्मनी कोई आज या कल की नहीं बल्कि बहुत साल पुरानी है। मतलब हमारे दादा के दौर की ये दुश्मनी चलती आ रही है, और अब तक के इन दो ख़ानदानों में किस तरह की दोस्ती की कोई गुंजाइश कभी नज़र नहीं आई। गलती मेरी है, असल में मैं खुद भी नहीं जानता था कि तुम्हारा ताल्लुक़ शाह ख़ानदान से है, और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं कि तुम्हारा ख़ानदान क्या है। और अब मैं ये सब कुछ नहीं जानती सागर। आपने मुझसे कहा था हमारे निकाह में कोई मसला नहीं होगा, तो अब आप मुझे मोहब्बत के सब्ज़ बाग दिखाकर ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे खौफज़दा कर रहे हैं। मैं इतनी आगे जाकर अब वापस जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो परेशानी से उसे देखने लगी थी, जब सागर उसे अपनी बात समझा ही नहीं पा रहा था। यहाँ बात लड़ाई झगड़े की नहीं बल्कि ख़ानदानी दुश्मनी की थी। मेरी बात सुनो अफशीन, मेरे बाबा और तुम्हारे बाबा एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। आज से नहीं बल्कि सालों सालों से। मैं इनमें कभी भी दोस्ती नहीं हो सकी, और और हम कोशिश करते हैं इन दोनों में दोस्ती करवाने की। क्या हम अपनी मोहब्बत के लिए छोटी सी कोशिश भी नहीं कर सकते? वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। उस तरह की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी अफशीन। मैं अपने पापा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और इनकी ज़िद और गुस्से से भी वाकिफ़ हूँ। तो फिर इन सब का कोई तो हल होगा ना? वो परेशानी से उसे देखते हुए पूछने लगी। इस चीज़ का एक हाल तो है, लेकिन ये हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। मैं ऐसी बातें अपने दिमाग में नहीं सोचना चाहता हूँ जो इस मसले का हल है। आप बात को घुमा फिरा कर मत करें, मुझे साफ साफ बताएं कि हमें क्या करना होगा। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि अपने ख़ानदान, अपने बाप भाई सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो, तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओगी? वो इसके दोनों हाथें उम्मीद से थामते बोला। लेकिन अफशीन के हाथ इसके हाथ से निकलने में चंद ही पल लगे थे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सागिर? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। पहले ही अपने घर वालों से छुपकर आपसे जो मुलाकात करके मैं गुनाह कर रही हूँ, मैं मज़ीद गुनहगार नहीं होना चाहती। तुम पीछे हट रही हो, वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा। इसका जवाब अफशीन के पास नहीं था, और ये सागर भी जानता था। वो खामोशी से इसके करीब से उठकर चली गई थी। सागर ने उसे रोका नहीं था। हरम हर थोड़ी देर के बाद पूरा घर आकर चेक करती, कहीं किसी कोने में उज़मा बैठकर उसे देख तो नहीं रही। वो ये शाम की बात पर यकीन कर रही थी कि वो दिन में घर पर नहीं होती, लेकिन फिर भी अंदर कहीं न कहीं डर तो था ही। शुक्र है टीवी पर कुछ अच्छे चैनल्स आ रहे थे, वरना पता नहीं आज का दिन वो किस तरह से गुजारती। आज वो पहली बार ज़िंदगी में यूँ अकेले घर पर रही थी। ज़िंदगी में ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ था कि उसे अपने घर पे अकेले रहना पड़ा हो। कोई ना कोई हर वक्त इसके आसपास मौजूद ही रहता था। हवेली में तो नौकरों की भी बड़ी फ़ौज थी जो हर वक्त इसके सामने ही रहते थे। ऐसे में अकेले किसी जगह पर रहना डरा रहा था हरम को डरा रहा था। लेकिन फिर भी वो काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए टीवी के सामने बैठी थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, कहीं उज़्मा घर वापस तो नहीं आ गई। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था, लेकिन चुड़ैल दरवाज़ा खटखटाकर क्यों आएगी? उसने अपनी सोच को सवाल दिया। यकीनन कोई इंसान था। चुड़ैल को क्या ज़रूरत थी दरवाज़ा खटखटाने की? वो उठकर दरवाजे के पास आई।